आगे बजट का मुख्य आवंटन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि अलग-अलग सेक्टर्स या डिपार्टमेंट को कितना पैसा अलॉट किया गया है। अगर इसमें देखें तो एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए ऐसे ही अलग-अलग डिपार्टमेंट में दिए गए हैं। यहाँ हमें सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा देखें तो इस लिस्ट में सबसे अधिक जो पैसा अलॉट किया गया है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट एक्सक्लूडिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो जो हरियाणा सरकार ने लोन लिया है उसको रीपेमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा लगभग 36,000 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा अलॉट किए गए हैं। दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट है, वो हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी देखा था कि सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन में जाता है। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पैसे आवंटित हुए हैं वो एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए लगभग 23,603 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसमें एक बार देख लेना सभी को, इम्पोर्टेंट फैक्ट सिर्फ यही है। मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एजुकेशन और स्पोर्ट्स को मिले हैं और सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो रीपेमेंट ऑफ लोन्स के लिए अलॉट किए गए हैं। आगे देखते हैं कि बजट में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लिए क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें सबसे पहले कृषि और संबंधित क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं को देखते हैं, जैसे कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य भूमि में बदलने का टारगेट रखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितने भूमि का लक्ष्य रखा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य भूमि में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ऐसे किसान जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्रमाणित होते हैं, यानी कि उनसे रजिस्टर्ड होते हैं, उनको अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि देसी कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहले जो 3,000 रुपये दिए जाते थे प्रति एकड़, अब उसको बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देसी कपास की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए कितनी सहयोग राशि दी जाती है, 4,000 रुपये प्रति एकड़, और इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि धान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। हमें पता है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अभी धान छोड़ने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रति एकड़ और मिलेंगे। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम धान की डायरेक्ट बिजाई करते हैं पौध के अलावा, तो उसके लिए भी हमें 4,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैविक किसान यानी कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए जो जिला मंडियां हैं उनमें विशेष स्थान मिलेगा, खासकर पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल की जिला मंडियों में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ध्यान रखना, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देकर यानी कि फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग देकर ग्रामीण हाट और सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण हाट जो हमारे गांव में लोकल मार्केट लगती है उनको बोलते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में फलों पर जो मुआवजा राशि है उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है और सब्जियों और मसालों पर इस राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत फलों पर कितनी मुआवजा राशि दी जाती है, सब्जियों और मसालों के लिए कितनी मुआवजा राशि दी जाती है, दोनों का ध्यान रखना। फलों के लिए 50,000 रुपये और सब्जियों और मसालों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
इसके साथ ही ग्रामीण हाट मंडियाँ, वही बताया था, जो हमारी जो लोकल मार्केट होते हैं उनको स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कृषि और संबंधित क्षेत्र से संबंधित और क्या क्या घोषणाएं की गई हैं आगे देखें तो गन्ने की बिजाई के लिए एकल आंख विधि से बोने पर प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। हम जानते हैं कि जब हम गन्ने की बिजाई करते हैं तो हम गन्ने के पीसीज बोते हैं। अगर उसके स्थान पर एकल आंख विधि, यानी कि हमें पता है कि गन्ने का जो ज्वाइंट होता है वहाँ पर उसकी आंख होती है, वहीं पर उसका पौधा होता है। अगर केवल उस आंख की हम बिजाई करते हैं तो उसको बोलते हैं एकल आंख विधि। अगर हम इस विधि से गन्ने की बिजाई करते हैं तो उसके लिए हमें 3,000 से बढ़ाकर उस प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसी के तहत अगर हम गन्ने की बिजाई के समय जो गन्ने की अलग अलग लेयर्स होती हैं उनके बीच की दूरी अगर 4 फीट रखते हैं तो उसके लिए भी हमें जो प्रोत्साहन राशि है 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। तो गन्ने की बिजाई करते समय अगर हम इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में अब मधुमक्खी पालन को भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसान मधुमक्खी पालन करता है और उसको नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत की जाएगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कौन सी गतिविधि को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है, तो ध्यान रखना मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है कि नई मृदा जल परीक्षण लैब स्थापित की जाएंगी यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में 9 करोड़ रुपए की लागत से। स्पेशली किनके लिए, जो फिशिंग या मछली पालन का जो काम करते हैं उनके लिए, ताकि जो मिट्टी है और उसके जल का परीक्षण किया जा सके। तो ध्यान रखना मृदा और जल परीक्षण लैब कहाँ स्थापित की जाएंगी, यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा दिया गया है कि ज्योतिसर और सांपला में 20 करोड़ रुपए की लागत से मछली बीज फार्मों का आधुनिकीकरण होगा। जो मछली का बीज तैयार करते हैं ऐसी जो फर्में हैं उनको टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है कि 100 पशुओं की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित होंगे 10 करोड़ की लागत से। इसी के साथ साथ पशुपालन विभाग में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। 7 छोटे हॉस्पिटल और 4 नए हॉस्पिटल। इसके साथ साथ हिसार में हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा, हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित होगा, हिसार में। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है कि 2 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 300 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी और अम्बाड़ा में। तो 2 नए मिल्क प्लांट कहाँ बनाए जाएंगे, रेवाड़ी और अम्बाड़ा में। रेवाड़ी और अम्बाड़ा में 2 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हिसार और फरीदाबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से मछली मंडियों का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखना कि मछली मंडियों का निर्माण इस बजट में हिसार और फरीदाबाद में घोषणा की गई है। मछली मंडियां हिसार और फरीदाबाद में बनेंगी और एक नई मछली प्रसंस्करण इकाई यानी कि उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो करनाल में स्थापित की जाएगी। मछली प्रसंस्करण इकाई करनाल में और मछली मंडियां हिसार और फरीदाबाद में स्थापित की जाएंगी, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है कि खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए 8 नई खाद्य लैब स्थापित की जाएंगी। खाद्य लैब कितनी स्थापित की जाएंगी, 8। और इसके साथ ही दुग्ध और खाद्य परीक्षण के लिए करनाल में NABL प्रमाणित एक नई लैब का निर्माण किया जाएगा। ये सभी घोषणाएं
कृषि और संबंधित क्षेत्र से संबंधित ही इनको हमें अच्छे से याद रखना है। इसकी हम एक MCQ सीरीज भी लेके आएंगे, तो इन फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं कि सिंचाई विभाग के लिए बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें भाखड़ा मेन ब्रांच और सिरसा ब्रांच सहित 1500 किलोमीटर लंबी 70 नहरों का पुनर्वास होगा, ये मतलब उनको रिपेयर किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाएं और वर्षा जल संचय का कार्य होगा। मतलब जो वर्षा का पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के तहत 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से जोड़ेंगे। सिंचाई विभाग के लिए इतनी ही घोषणाएं की गई हैं, इसमें ज़्यादा नहीं। पब्लिक हेल्थ के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनमें इम्पोर्टेंट है कि महाग्राम योजना। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि महाग्राम योजना क्या होती है। महाग्राम योजनाओं में ऐसे गाँव को शामिल किया जाता है जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा होती है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, जो अभी बजट में घोषणा की गई है कि 10 गांव में पेयजल आपूर्ति जो अभी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी उसे बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि महाग्राम योजना के तहत अभी जो पेयजल आपूर्ति है कितनी कर दी गई है। 55 लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा शुद्ध जल को बचाने के लिए नई नीति के तहत 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोज्य परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। यानी कि वह पानी जो खाने और पीने के लिए प्रयोग नहीं होता, इसके अलावा जैसे सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट घोषणा की गई है कि पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 जिलों के 44 वाटर वर्क्स टैंक होते हैं उनको RCC लाइनिंग में बदलेंगे। हम देखते हैं कि गांव की जो वाटर टैंक्स होते हैं उनकी जो फ्लोर होता है वो अभी ईंटों से बना हुआ है, तो उसकी जगह उसको सीमेंट से बनाकर उसको RCC से तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव विकास या शिक्षा मंत्रालय के लिए किन किन घोषणाओं को किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट दिया गया है कि CM ट्रिपल ई, यहाँ ट्रिपल ई का क्या मतलब है, एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश, यानी कि 250 विद्यालयों को CM ट्रिपल ई में बदला जाएगा, यानी कि वहाँ पे इंग्लिश को इंक्रेज किया जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कितने विद्यालयों को CM ट्रिपल ई के अंतर्गत रखा गया है और यहाँ पर ट्रिपल ई का क्या मतलब है, तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है कि 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में ड्यूल डेस्क व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जर्मन और जापानी भाषाएं पढ़ाने के लिए 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जर्मन और जापानी भाषा को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है कि स्टेम यानी कि साइंस मैथ इंजीनियरिंग आदि को बढ़ावा देने के लिए 11वीं के 100 विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण करवाया जाएगा। इसके साथ साथ भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वायत्त AI और डिजिटल कॉलेज स्टार्ट किए जाएंगे। 4 नए पॉलिटेक्निक्स या राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किए जाएंगे ये लोकेशन हमें ध्यान रखनी है कि गांव मऊलोकरी गुड़गांव में, गांव खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ में और नारायणगढ़ अम्बाड़ा में और कवि पानीपत में। इन 4 जगह पर 4 नए पॉलिटेक्निक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 25 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जाएगा। अभी कुछ स्कूल डबल पाली में चलते हैं, कुछ मॉर्निंग में और इवनिंग में, उनको एक पाली में बदल दिया जाएगा।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है, प्रदेश के 250 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। 250 विद्यालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। और इसी के साथ ही लगभग 3328 राजकीय उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को खेल मैदान के विकास हेतु 1 लाख प्रति विद्यालय रुपए मिलेंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि मैदानों के विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय को कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए प्रति विद्यालय। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है कि वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना किससे संबंधित है? अगर किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए और दिव्यांगता में 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव विद्यार्थियों से संबंधित है। अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पैसे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो घोषणा की गई है कि उच्च शिक्षा तंत्र और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 10 करोड़ का उच्च शिक्षा एवं गुणवत्ता अनुसंधान उत्कृष्टता को शुरुआत किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि उच्च शिक्षा गुणवत्ता और अनुसंधान उत्कृष्टता कोष किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा में रिसर्च से संबंधित है। 10 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं कि बजट में खेल, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें सबसे पहले मिशन ओलंपिक 2036 के लिए प्रतिभा खोज अभियान स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ ही फिट हरियाणा अभियान 30 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा हरियाणा का पहला पैरा खेल स्टेडियम दौलताबाद में राजीव गांधी खेल परिसर में बनाया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हरियाणा का पहला पैरा खेल स्टेडियम कहाँ बनेगा? राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद में। ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। यहाँ सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट का निशान लगाऊं उन पॉइंट्स को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। कवर हम सभी पॉइंट करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों को नियुक्ति होगी। प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाकर इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। इसी के साथ प्रत्येक जिले में एक सिंथेटिक एथलीट ट्रैक बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है, 6 मोबाइल स्किल लैब स्थापित होंगी। इन लैब्स में क्या होगा? ईवी मेंटेनेंस, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर और डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण मिलेगा। 6 नई ऐसी स्किल लैब्स बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि पीएम सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत और कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनेगा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पीएम सेतु योजना क्या है। पीएम सेतु की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग अपग्रेडेशन। स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग अपग्रेडेशन। इसमें क्या होगा कि जो ITI में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लोकल इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको रोज़गार जल्दी प्राप्त हो सके। तो इसके लिए 2 क्लस्टर बनाए जाएंगे, हब एंड स्पोक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है कि 60 करोड़ रुपए की लागत से 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थान बनेंगे, जिसमें प्रति वर्ष 1000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षित भी रहेंगी। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है कि राज्य में एक आधुनिक राज्य कौशल संकाय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र बनेगा। इसके साथ ही दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली योजना के तहत नामांकित विद्यार्थियों को 2000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा 5 युवा छात्रावास बनाए जाएंगे और अंत्योदय परिवारों
के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत, मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में किन को शामिल किया जाता है? अंत्योदय परिवारों को। तो उसके तहत जो वर्तमान छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 1500 रुपये की मासिक की सहायता अतिरिक्त दी जाएगी। इसके अलावा पिंक कैब योजना, पिंक कैब योजना यानी कि जो महिलाएं ड्राइविंग करती हैं उनसे संबंधित है कि महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ईवी की खरीद हेतु 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो ये फैक्ट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पिंक कैब योजना किससे संबंधित है और इसमें क्या किया जाता है? वाहन चलाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है और 10 लाख रुपए तक की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। आगे देखते हैं कि बजट में उद्योग और श्रम विभाग के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें सबसे पहले घोषणा की गई है कि लैंड ऑन लीज नीति। हम देखते हैं कि आजकल ज़मीन के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसके कारण नया उद्योग लगाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने लैंड ऑन लीज नीति की घोषणा की है जिसके तहत उद्यमियों को जो औद्योगिक प्लॉट हैं वो लीज पर दिए जाएंगे। इसके अलावा निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्टार्ट की गई है जिसमें 45 दिन के अंदर 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 डिजिटल लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी के लिए, गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी के लिए एक कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट स्थापित किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट किन किन के लिए बनाया गया है, तो हमें ध्यान रखना इसमें गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी के लिए बनाया गया है। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए HSIIDC 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट जो घोषणा की गई है कि कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 आधुनिक क्रैच स्थापित किए जाएंगे। क्रैच जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो घोषणा की गई है, निवेशकों की समस्या का समाधान करने के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल, एडवांस रूलिंग पोर्टल ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एडवांस रूलिंग पोर्टल किस लिए स्टार्ट किया गया है? निवेशकों की समस्या का समाधान के लिए। यहाँ पर क्या होगा, 15 दिनों के अंदर अंदर उनकी समस्या का समाधान करना अनिवार्य हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडवांस रूलिंग पोर्टल किससे संबंधित है? निवेशकों की समस्याओं से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है बजट में, राई सोनीपत में है। देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? राई में। इसके अलावा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल क्लस्टर, मार्केट क्लस्टर भी यहाँ विकसित होगा। जो मार्बल के हमारा पत्थर होता है उसकी मार्केट भी यहाँ पर विकसित की जाएगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स राई में, और इसके साथ ही मार्बल मार्केट क्लस्टर उत्तर भारत का सबसे बड़ा राई में स्थापित होगा। इसके अलावा गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी स्थापित होंगी। वेडिंग सिटी में मतलब जहाँ पर शादियाँ वगैरह, वहाँ पर शादी से संबंधित सारे के सारी अरेंजमेंट एक ही जगह पे मिलेंगे। तो वेडिंग सिटी कहाँ कहाँ पे स्थापित होगी? जैसे हमारी फिल्म सिटी होती है जहाँ पर शूटिंग करनी होती है तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे ही शादी से संबंधित सारी अरेंजमेंट एक ही जगह पर हो जाएंगी और ये गुरुग्राम, खरगोदा और पिंजौर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है वो ये है कि सभी दुकानदार और वाणिज्यिक संस्थान अब स्वतः अपने आप पंजीकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया मेडिकल कॉलेज मानेसर में बनाया जाएगा। अब अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए 6 से 12 वर्ष तक के अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा।
बजट में आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या-क्या घोषणाएँ की गई हैं। इसमें बहुत सी घोषणाएँ की गई हैं कि बहुत से अस्पतालों को अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हीं को देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि सभी 23 जिलों में, जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खोले जाएँगे। हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि अमृत फार्मेसी स्टोर क्या होते हैं। ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ पर हमें सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, बस इतना ही फैक्ट हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक नई योजना स्टार्ट की गई है जिसमें 70 वर्ष से बड़े सभी बुजुर्गों की निःशुल्क रक्त जाँच की जाएगी। इसमें आय का कोई मानदंड नहीं रखा गया है। तो यही 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सी घोषणाएँ की गई हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हो। इधर ये बजट में आके देखते हैं कि आबकारी और कराधान विभाग से संबंधित क्या-क्या घोषणाएँ की गई हैं। इसमें इम्पोर्टेंट कोई ख़ास नहीं है। एक ही इम्पोर्टेंट घोषणा इसमें लगती है कि सभी जिलों में स्थित विभागीय कार्यालयों में एक पुस्तकालय खोला जाएगा और ऐसा पहला पुस्तकालय 1 जुलाई 2026 को गुरुग्राम में खोला जाएगा। इसके अलावा एक वन टाइम सेटलमेंट योजना स्टार्ट की गई है जिसमें व्यापारी अपने वैट या दूसरे टैक्स का निपटान करवा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल सहित 6 वस्तुओं पर वैट रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आबकारी सेवाएँ ऑनलाइन और पेपरलेस होंगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए देखें तो इसमें 4000 नई दुकानें, उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है। उचित मूल्य की दुकानें मतलब राशन की दुकानें, और इसमें भी 33% महिलाओं का लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इसके अलावा ऐसे दुकानदार 5-5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद, जो ऑर्गेनिक खाद होता है, उसको भी बेच सकते हैं। ऊर्जा विभाग के बारे में जो घोषणा की गई है, अगर उसको देखें तो विद्युत क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से प्रदेश में एक क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत जो छतों पर सोलर सिस्टम लगता है उसमें सब्सिडी दी जाती है, उसके तहत 2.2 लाख घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगेंगे। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रूफ टॉप सोलर पैनल के लिए कौन सी स्कीम है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट है कि पीएम कुसुम योजना क्या है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो खेतों में सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? खेतों में जो सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उससे संबंधित होती है। इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए 13 जिलों में बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होगी और इसका पहला प्लांट पानीपत में लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होगी और इसका पहला प्लांट कहाँ पर लगेगा? पानीपत में। इसके अलावा दूर दराज की ढाणियों को बिजली सुविधा देने के लिए 1 से 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम के लिए रियायती दर पर उपलब्ध होंगे। बजट में आगे देखें कि लोक निर्माण विभाग के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इनके लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे, सड़कों का सुधारीकरण होगा, झज्जर तक 6 लेन की सड़क बनेगी, 18 नए आरओबी बनेंगे, जीरकपुर में बाईपास बनाया जाएगा। इसके अलावा कैथल डांड कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र लाडवा रादौर यमुनानगर मार्ग को 4 लेन किया जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय परिवहन और यातायात के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, इसमें भी कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि धार्मिक स्थलों के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी होगी, 1000 बसें खरीदी जाएंगी।
विद्यार्थियों को अच्छी यातायात सुविधाएं देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी होगी। महिलाओं और छात्राओं के लिए बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा। HSSC द्वारा परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। इसी प्रकार से और भी कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कि बजट में पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। अभी हमें पता है कि मनरेगा की जगह केंद्र सरकार ने अभी BVG रामजी स्कीम की घोषणा की है। ये अपने आप में वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसके जो अल्फ़ाबेट हैं BVG रामजी, इनका अलग अलग पूछा जा सकता है कि जी का क्या मतलब होता है, आर का क्या मतलब होता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद आनी चाहिए। VB का मतलब है विकसित भारत, इस जी का मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, ए का मतलब आजीविका, एम का मतलब मिशन, और लास्ट वाली जो जी है उसका मतलब ग्रामीण। यानी कि विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। पहले मनरेगा में 100 दिनों का कार्य दिया जाता था, अब इसके तहत 125 दिनों के कार्य की गारंटी दी गई है। आगे जो मुख्य घोषणाएं की गई हैं कि अभी गांव की चौपालों, ग्राम सचिवालयों, पुस्तकालयों, सड़कों आदि की रखरखाव के लिए 2026-27 से 5% राशि इनके लिए अलग से सुरक्षित रखी जाएगी। इसके अलावा अटल सुशासन दिवस पर 1000 नए अटल पुस्तकालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है अभिनव पायलट परियोजना। अभिनव पायलट परियोजना आपको पता होना चाहिए कि अभिनव पायलट परियोजना किससे संबंधित है। इसके तहत क्या होगा कि ग्राम पंचायतों की जो भूमि है उस पर सोलर फार्म स्थापित किए जाएंगे। अभिनव पायलट योजना के तहत ग्राम पंचायतों की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित किए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जो घोषणाएं की गई हैं कि स्वयं सहायता समूह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको समलात जो गांव में गांव की ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन होती है, उस पे 500 वर्ग गज तक की भूमि पर डेयरी बनाने के लिए लीज पर वह ज़मीन दी जा सकेगी। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ग्राम हाट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पिछले बजट में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य था उसे अब बढ़ाकर अगले इस वर्ष के लिए 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जिन भी गांव की आबादी 1000 से ज़्यादा है तो उन पंचायतों की फिरनियों को पक्का करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवकों का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित करेंगे। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि 2 अक्टूबर 2026 तक सभी हरियाणा के सभी गांव ODF प्लस में परिवर्तित हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि शहरी स्थानीय निकास विभाग के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि 100 करोड़ रुपए से अर्बन ग्रीन फंड बनेगा। अर्बन ग्रीन फंड कितने करोड़ रुपए का होगा? 100 करोड़ रुपए का, ये ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। सरचार्ज माफ होंगे, 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगेंगे, शहरों में कब्जादारियों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए नई नीति लाई जाएगी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा। तो इस प्रकार से बहुत सी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि अर्बन ग्रीन फंड शहरों में बड़े स्तर पर पौधारोपण हेतु 1000 करोड़ से अर्बन ग्रीन फंड का निर्माण होगा। इसके अलावा फरीदाबाद क्षेत्र को ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन के बारे में जो इम्पोर्टेंट घोषणाएं की गई हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट घोषणा ये है कि पिंजौर में एक नया हेलीपोर्ट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलीपोर्ट कहाँ पे बनाया जाएगा? पिंजौर में। इसके अलावा
हिसार एयर कार्गो टर्मिनल का निर्माण पूरा किया जाएगा और हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं शुरुआत की जाएंगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि करनाल में 600 एकड़ भूमि पर एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की औपचारिक स्वीकृतियां 2026-27 में प्राप्त कर ली जाएंगी। यानी कि नया हवाई अड्डा कहाँ पर प्रस्तावित है? करनाल में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बजट में आगे जो इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है वो आवास से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 20,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी योजना शहरी के अंतर्गत 8145 निर्माणाधीन घरों को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 घर नए बनाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इसमें ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के क्या प्रावधान है। इसके तहत 30 शहरों में 30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाते हैं। हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जरूरी नहीं कि भाई कितने प्लॉट दिए जाएंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है। उसके अंतर्गत शहरों में गरीब परिवारों को 30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। इसके तहत 5 महाग्रामों और 157 छोटे गांवों में क्रमशः 50 गज और 100 गज के प्लाट, लगभग 5,000 प्लाट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शहरों में 30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाते हैं, महाग्रामों में 50 वर्ग के और छोटे गांव में 100 वर्ग गज के प्लॉट गरीब परिवारों को दिए जाते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, गुड़गांव इत्यादि शहरों में 8,000 AWS फ्लैट्स भी तैयार किए जाएंगे। इस स्लाइड से हमें जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उससे संबंधित फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घोषणाएं पर्यटन और विरासत से संबंधित हैं। पानीपत युद्ध भूमि की व्याख्या केंद्र के लिए 16 एकड़ भूमि पर एक केंद्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि नई आधुनिक फिल्म सिटी कहाँ पर विकसित की जाएगी? पिंजौर में। इसके साथ ही अरावली गोल्फ कोर्स, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। यहाँ पर एक विश्व स्तरीय रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में है और इसे अब एक विश्व स्तरीय रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। युद्ध भूमि व्याख्या केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? पानीपत में। फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? पिंजौर में। और विश्व स्तरीय रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में। देखते हैं कि पर्यावरण, वन, जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट घोषणा है कि हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लागू होगी 2026-27 में। इसके तहत क्या होगा? राज्य में वृक्षावरण बढ़ाने और प्लाईवुड उद्योगों को और समर्थन देने के लिए इस पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। ध्यान रखना, हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी में क्या किया जाएगा? वृक्ष आवरण को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि नए पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलेगा। इसके अलावा पवित्र उपवन अधिसूचित किए जाएंगे पेड़ों के संरक्षण के लिए, और दुर्लभ और संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 50 करोड़ रुपए की लागत से एक डियर पार्क बनेगा हसनपुर करनाल में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक नया डियर पार्क मतलब हिरण पार्क कहाँ पर बनेगा? हसनपुर करनाल में 100 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ की लागत से। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नया डियर पार्क या हिरण पार्क कहाँ पर बनेगा? हसनपुर करनाल में। आगे देखते हैं कि गृह विभाग के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है कि 7 नए महिला
थाने बनाए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? लोहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समालखां, महम, रादौर और पेहवा में 7 नए महिला थाने बनाए जाएंगे। यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट 2026 में कितने नए महिला थाने बनाने की घोषणा की गई है? वो है 7 और कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा नई इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 150 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की खरीदारी होगी और एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनेगा पुलिस महानिरीक्षक सतर के अधिकारी के अधीन। इसके अलावा अगले 3 साल में सड़क पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो वर्दी है उसी के ऊपर कैमरा लगा होगा जिससे कि वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए संगेल नूह में 107 एकड़ भूमि पर आधुनिक भवन और अन्य सुविधाओं का निर्माण होगा। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए कहाँ पर आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा? संगेल नूह में। इसके अलावा पुलिस कल्याण कोष के लिए 16 करोड़ की राशि के समतुल्य अनुदान घोषित किया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने बनाए जाएंगे। 7 महिला थाने थे और 3 साइबर थाने बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में। सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट घोषणा की गई है कि हरियाणा पुलिस में आगे जो भी नियुक्तियां होंगी उनमें अग्निवीरों के लिए जो आरक्षित सीट हैं उनको 20% कर दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अब हरियाणा पुलिस में जो भर्ती होगी उसमें अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण लागू होगा। में आगे देखते हैं कि राजस्व विभाग के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है वो है भूमि बैंक से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भूमि बैंक बनाया जाएगा 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत से। भूमि बैंक बनाया जाएगा 1000 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना किससे संबंधित होती है? गांव का जो भूमि है उसके रिकॉर्ड से संबंधित होती है। स्वामित्व योजना गांव में भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित है। इसके अलावा रेवेन्यू कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय राजस्व प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा राजस्व न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली लागू होगी, नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे और 100 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर स्थापित होगा। और इसके अलावा हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल का गठन होगा। आगे देखते हैं कि बजट में महिला और बाल विकास के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई है। सबसे पहले बताया गया है कि वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात में बहुत सुधार हुआ है, जो 868 से बढ़कर 923 पहुंच गया है। अभी हमें ध्यान में रखना है कि लिंगानुपात 868 से बढ़कर 923 पहुंच चुका है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है वो नारी मंडपम को स्थापित करने से संबंधित है, जो कि गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि नारी मंडपम की स्थापना क्यों की गई है और नारी मंडपम को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। नारी मंडपम को गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उनकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। नारी मंडपम की तरह ही वात्सल्य भवन बनाए जाएंगे, जो कि अम्बाड़ा, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में बनेंगे। इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में इसे स्थापित किया जाएगा। एक नारी मंडपम और दूसरा वात्सल्य भवन।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी और निजी संस्थानों का महिला अनुकूल रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकन होगा। ध्यान रखना, सरकारी और निजी दोनों ही संस्थाओं में महिलाओं से कैसे व्यवहार किया जाता है, इस आधार पर उनको महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार दिया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए नारी मंडपम की स्थापना कहाँ होगी, वात्सल्य भवन कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे और ये किससे संबंधित है। ऐसे ही महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ये तीनों ही फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अदर जो अनाउंसमेंट की गई है कि 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे ही 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा 5 करोड़ रुपए की लागत से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्क प्लेस सेफ्टी फंड 5 करोड़ रुपए, वर्क प्लेस सेफ्टी फंड 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। देखते हैं बजट में सूचना, जनसंपर्क और कला एवं संस्कृति के बारे में क्या क्या अनाउंसमेंट की गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट की गई है कि राखीगढ़ी को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस जगह को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, राखीगढ़ी को। इसके अलावा मीडिया कर्मियों के लिए आपात स्थिति में आर्थिक सहायता को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब तीर्थयात्रियों को शिरडी, माता वैष्णो देवी, गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब और अमृतसर की यात्रा करवाई जाएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कहाँ कहाँ की यात्राएं करवाई जाती हैं। शिरडी, माता वैष्णो देवी, गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब और अमृतसर। इसके साथ ही हरियाणा की समृद्ध लोक धरोहर के प्रसार के लिए वर्ष 2026-27 में पहला राष्ट्रीय संगीत कला महोत्सव का आयोजित किया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा प्रतिवर्ष। किसके सहयोग से? सुपुवा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स रोहतक के सहयोग से। तो यहाँ जो 4-5 फैक्ट दिए गए हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। आगे देखते हैं बजट में खान और भू विज्ञान से संबंधित क्या अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास बात नहीं है, सिर्फ 24 नई खदानें शुरुआत की जाएंगी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके लिए 600 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी सहयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है, जैसे कि वैध रूप से विदेश में गए किसी युवा की अगर ऐसे में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कल्याण कोष का उद्देश्य क्या है। विदेश में गए युवा की मृत्यु के समय उसके परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित है कल्याण कोष। ऐसे ही युवाओं को विदेश में जाने से पहले प्रशिक्षण देने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से राज्य में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। यानी कि विदेश में जाने से पहले उनको वहाँ की जानकारी प्रदान करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में ही बनेगा। इसके अलावा डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए ओमान, कुवैत, जर्मनी और स्पेन में सहयोग के द्वारा हरियाणा के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आगे देखते हैं कि सैनिकों और अर्धसैनिकों के कल्याण के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट की गई है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने अच्छे फैक्ट नहीं है, फिर भी देखते हैं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार में दी जाने वाली एक मुश्त जो राशि है उसमें वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उन कार्मिकों के परिवारों को जिनकी मृत्यु फिजिकल कैजुअलिटी के रूप में हो जाती है, उन्हें 10 लाख
की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे ही एक हरियाणा में सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण निगम स्थापना करने की योजना है। आगे देखते हैं नागरिक संसाधन सूचना से संबंधित क्या क्या अनाउंसमेंट की गई है। राज्य में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना होगी। इसी तरह वन स्टॉप हेल्पलाइन स्टार्ट किया जाएगा जो 70 से अधिक विभागों की 1000 से अधिक योजनाओं को एकीकृत करेगा। ऐसे ही राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता एवं सह प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ ही हमारे बजट 2026-27 यहाँ पे ख़त्म होता है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने अभी हाईलाइट किए हैं आगे हम उसको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं वो आपको नोट करने हैं और याद रखने हैं। यहाँ से आप देखोगे कि 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि दूसरे बच्चों से अलग होंगे, जो कि नए क्वेश्चन होंगे।